जैसे शुरू में ही राजीव जी कहा था कि नेतृत्व कैसा है इस पर सब कुछ मुनस्सर करता है। अब नेतृत्व जो है वो तय कर लिया है उसने कि हमको विपक्ष को नीचा दिखाना है, उसके अंदर अंतर विरोधों को खोज करके सामने ला करके उसको पटखनी देना है और बार बार एहसास कराना है कि तुम कहीं के हो नहीं, तुम किसी लायक हो नहीं। अब देखिए अभी चुनाव हो जाएगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा का आईटी सेल और उनके सारे लोग जो है ये कहने में लग जाएंगे कि साहब देखिए विपक्ष जो है एक आदिवासी महिला को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसने द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ भी उम्मीदवार दे दिया। ये बड़े बड़े पैमाने पे बातें खुल करके सामने आई। मुश्किल क्या है हमारे यहाँ कि विपक्ष हमारा जो है अपनी हैसियत को देखते हुए न तो आक्रामक हो पाता है उस ढंग से, और न ही जो है अगर प्रधानमंत्री कूटनीति है तो उन्हीं की कूटनीतिक चाल उन्हीं के शैली में अगर देना शुरू कर दे तो भी बात बन सकती है। जैसे मान लीजिए जिस दिन ममता बनर्जी ने ये बयान दे दिया कि साहब पहले अगर द्रौपदी मुर्मू का नाम आता तो हम भी समर्थन करते, तो एक बार बैठ करके राय मशवरा करती कि भाई ऐसा ऐसा इन्होंने पासा खेल दिया है नरेंद्र मोदी ने और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उसी समय अगर आपको लगता है कि साहब हमारे यहाँ से लोग टूट रहे हैं या कमजोर पड़ रहे हैं तो ठीक है, कहते ठीक है भाई, अगर सर्वानुमति से होता तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री किसी मामले में सकते थे, लेकिन वो भी नहीं किया। वो भी नहीं किया, दूसरा चुनाव जिस ढंग से लड़ना चाहिए वो भी नहीं लड़ रहे हैं आप। भाई जैसे अभी हमारे मित्रों ने भी कहा कि यशवंत सिन्हा जी पूरे देश भर में घूम रहे हैं और बहुत सारी अच्छी बातें कर रहे हैं वो, लेकिन उनके पक्ष में कोई और खुल करके नहीं बोल रहा है। का प्रवक्ता हो, समाजवादी पार्टी का नेता हो या खुल करके कुछ बोल रही हो, ममता बनर्जी की तो पार्टी में है ना वो, अभी तक तो कल तक उनके उपाध्यक्ष थे उनकी पार्टी के, वो भी जो उनको चुनाव लड़ा रहे हैं वो उनके पक्ष में खुल करके कुछ बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि डर उनको लगता है कि भाई कल को हमको ये आदिवासी और महिला विरोधी घोषित करवा देंगे, सब ये कर देंगे। हालांकि जो चुनाव में आप जब लड़ रहे हैं और अपने उम्मीदवार का साथ दे रहे हैं, मतदान करवाएंगे अपने लोगों से, तो उसमें तो कोई बात रह नहीं जाती है। बेहतर यही होता है जैसे शुरू में आपने कहा, यशवंत सिन्हा ने जो बयान दिया कि भाई इस पर बहस होनी चाहिए। दोनों राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार जो हैं, मान लीजिए हमारे मुख्यधारा के जो टीवी चैनल हैं, जो गोदी मीडिया कहिए या दुंदुभी मीडिया कहिए या जो भी कह लीजिए उनको, तो उनमें जरा सा भी कुछ बचा होता तो वो लोग कहते कि भाई ठीक है आप दोनों आके बैठिए एक बार फला चैनल पे, उस चैनल पे बहस हो जाए। कोई नहीं तो कम से कम दूरदर्शन पे ही बैठ जाते लोग और डिफरेंट इश्यूज पे भाई आपकी सोच क्या है, आपकी सोच क्या है। दुनिया में और जैसे अमेरिका वगैरह में होता ही है कि दोनों की राय आती है, सामने आती है। तो लेकिन वो सब है नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लिए तो एक शोभा का स्थान है, मतलब वो जो है रायसीना हिल्स पे जो इमारत है उसमें किसी शोभा पुरुष को या शोभा महिला को वहां बैठा देना है और वो चुपचाप अपना बैठी रहेंगी, कभी कभी विदेश यात्राएं कर लेंगी। अब उनके बारे में जब हमको याद अच्छी तरह से, जब 5 साल पहले रामनाथ कोविंद जी बने थे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, तो उस समय द्रौपदी मुर्मू जी का भी नाम प्रमुखता से उभर के आया था, इन्हीं दोनों में टैली हुआ था। और ये बात हमने 1 डेढ़ महीना पहले चुनाव के आउटलुक पत्रिका में उस समय लिखा था कि इन दोनों में हो रहा है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं उम्मीदवार बनाया गया था। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया गया कि उस समय ना तो वो हिंदी अच्छे से बोल सकती थी ना अंग्रेजी बोल सकती थी, उड़िया जानती थी, उड़िया बोलती थी वो। बाद में हो सकता है 5 साल जब गवर्नर रही होंगी तो उन्होंने कुछ एक या ग्राह्य कर लिया होगा। तो लेकिन अब वही है कि आप बैठिए यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में बैठिए, सरकारी फैसलों पे मुहर लगाइए और कभी मन हो तो देश दुनिया भर में कहीं कहीं किसी देश में जाके घूम भी आइए और लिखा हुआ भाषण रहेगा उसको उड़िया लिपि में यह चाहे जैसे कहिए, टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं इस्तेमाल कर, राष्ट्रपति तो कई बार लिखा हुआ ही पढ़ते हैं, उनका जो स्पीच लिखा ही रहता तो वहां जाकर के बोल दीजिएगा आप। किसी से बात मत करिए, किसी को इंटरव्यू मत दीजिए। कोविंद जी ने 5 साल में कभी किसी पत्रकार से बात नहीं की होगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करने की बात ही नहीं, जब प्रधानमंत्री नहीं करते हैं तो वो क्यों करने लग गए, इंटरव्यू भी नहीं दिया उन्होंने। तो इसलिए कुल मिलाकर के घुमा फिरा करके यही है कि वो एक ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं। अब एक मैसेज देंगे कि साहब हाँ देखिए हमने पहले तो दलित को बना दिया, अब वो आदिवासी को बना रहे हैं, तो विपक्ष के लोग सिर्फ सोशल जस्टिस का नारा देते हैं और हम जो है सोशल जस्टिस के प्रतीक के रूप में देखिए आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं, उसके पहले दलित
को राष्ट्रपति हमने बना दिया, तो ये चीज दिखाएंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कभी भी कि दलित के राष्ट्रपति रहते हुए या आदिवासी महिला के राज्यपाल रहते हुए आदिवासियों पे और दलितों पे कितने उत्पीड़न हुए, कितने अत्याचार की घटनाएं हुई। भाई, आपके छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सोनी सोरी नाम की जो महिला है, जो पत्रकार भी थी, उनके साथ जिस ढंग का उत्पीड़न किया गया, कभी भी किसी ने आवाज उठाई क्या? इसी तरह से मतलब हाथरस की घटना हो या उन्नाव की हो, इस भर में जो घटनाएं हो रही थी, दलितों की चमड़ी उधेड़ ली गई साहब। वो गाड़ी पे बैठ जाए, घोड़े पे बैठ जाए शादी ब्याह के मौके पे, इसलिए उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई। गुजरात में जो डांगर का वो कर रहे थे, उनको उनको मार मार करके बेदम कर दिया। लेकिन हमारे राष्ट्रपति महोदय ने कभी एक सब लफ्ज भी उनके बारे में बोला क्या? तो इसलिए उससे उम्मीद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बेहतर यही होता कि अगर बहस होती और प्रायोरिटी या प्राथमिकताओं के बारे में होती। यशवंत सिन्हा जी भी बताते कि हमारी प्राथमिकताएं होंगी या हम कर लेंगे। हालांकि जितना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, कोई राष्ट्रपति नहीं करता है, न कर पाता है। वो बहुत करेगा तो सरकार के फैसले से असहमति जारी कर सकता है, जाहिर कर सकता है, नाखुशी जाहिर कर सकता है, किसी फाइल को रोक सकता है। लेकिन अगर सरकार एडमंट हो जाए, जी करेंगे ही करेंगे, तो उसको रोक नहीं सकता। वो दोबारा ले आकर के कैबिनेट का फैसला करा के ले आएंगे, उस पर या तो इस्तीफा कीजिए या वो उसे दस्तखत कीजिए। ये दो विकल्प रहते हैं उनके पास। तो इसलिए उससे बहुत ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। और दूसरा जो है सीबीआई और ईडी और ये, अब देखिए सीबीआई को तो कोई पूछता ही नहीं आज की तारीख। अब तो जितना ईडी एग्रेसिव हो गया है, अब पहले होता था ना सीबीआई जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए, वो सारी बात। अब कोई सीबीआई को गंभीरता से लेता ही नहीं है। कोई एक भी मामला इधर हाल में उसका नहीं हुआ है जिससे लगे। लेकिन ईडी जो है वो पहुंच जाएगी आपके घर पे। भैया, ईडी तो महाराष्ट्र में सरकार पलट देती है। पूरी की पूरी शिवसेना में जो तोड़फोड़ हुई है, उसका सारा का सारा दारोमदार जो है वो ईडी पर है। और ईडी अपना विधायक भी चुनवा लेती है। उत्तर प्रदेश में जो ईडी का ज्वाइंट डायरेक्टर रहे सज्जन पुरुष, वो चुनाव लड़के जीत गए लखनऊ से, भाई एमएलए बन गए वो। सीबीआई वालों को तो किसी ने पूछा ही नहीं। तो जब खुलेआम जिस तरह से संस्थाओं का उपयोग हो रहा है, उत्तर प्रदेश के जिला पंचायतों के चुनाव में जिस ढंग से पुलिस का इस्तेमाल हुआ, जिस ढंग से जिला अधिकारियों ने भूमिका निभाई, तो मोदी जी के लिए हर चुनाव, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव, एन केन प्रकारेण चुनाव जीतना उनका एकमात्र मोटिव और लक्ष्य होता है। मुश्किल यही है कि विपक्ष उनकी रणनीतियों को समझते हुए अपनी उतनी मजबूत रणनीति नहीं तैयार कर पाता है और बार बार वो गच्चा खा जाता है। जी राज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब तो सामने चुनाव है और चुनाव किस दिशा में जा रहा है आप सब भली भांति जान रहे हैं। विपक्ष जो है वो यहाँ कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में जी प्रशांत टंडन जी, और साथ में सत्ता पक्ष जो है वो मजबूती उनकी दिखाई दे रही है, सत्ता पक्ष के उम्मीदवार की। प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, एक छोटी सी बात में जोड़